ओके, वी आर स्टार्टिंग विद कार्डिनल यूटिलिटी इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। वन इज द सिंगल कमोडिटी केस and the other one is the two commodity case। एक है सिंगल कमोडिटी केस, एक है टू कमोडिटी का केस। बिफोर वी एक्चुअली बिगिन विद सिंगल कमोडिटी एंड द डबल कमोडिटी केस, एक बार बस टर्म्स देख लेते हैं कि क्या वो टर्म्स हमें क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो दो चार टर्म्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप मुझे बस ये बताइएगा कि वो टर्म्स आपको क्लियर है या नहीं। ये टर्म्स लास्ट क्लास से ही बोरो करी थी। एक सेकंड। हाँ, ये वाली टर्म्स, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये तीन टर्म्स, मेक श्योर आपको ये तीन टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। even if you go with law के entrances, even if you go with any other entrance, इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन रिमेन्स दी सेम एवरीवेयर। आप इको ऑनर्स के लिए भी जाते हो, इको ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में you will be dealing with introductory microeconomics, and introductory microeconomics में this will be the first chapter that you will be going through। तो ये चीजें आपको दोबारा वहां पढ़नी ही पढ़नी है। तो अभी से मेक श्योर ये टर्म्स आपको क्लियर रहे लास्ट डे तक। न्यूमेरिकल्स में और इसके केस स्टडीज और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, 10 में से 4 बच्चे इनकी गलतियां करते ही करते हैं। तो बिफोर आई बिगिन विद देम, मार्जिनल यूटिलिटी टर्म क्लियर है सबको। एडिशनल यूटिलिटी जो आपको डिराइव होती है एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करके। क्लियर? एनी डाउट इन मार्जिनल यूटिलिटी? नो आई गेस। ठीक है। देन आई टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। टेक्निकल डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स व्हाट? यूटिलिटी derived from spending ₹1, 1 रुपया खर्च करके क्या यूटिल आपको डेराइव होता है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर 1 रुपये खर्च करके मुझे एक मेलेडी मिलती है जो कि मुझे एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन देती है, तो 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? एक यूटिल। दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। पैसे की औकात, पैसे की औकात आपकी यूटिलिटी, आपकी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने की। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये सेकंड वाला टर्म क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो सर। नो सर। दीपांशी? ठीक है। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया? कोई कमोडिटी मुझे अगर 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देती है और मुझे पता है कि 1 रुपया से एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, या एक यूटिल की सेटिस्फैक्शन लेने के लिए 1 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। आई रिपीट, एक यूटिल का सेटिस्फैक्शन लेने के लिए 1 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 20 यूटिल्स की मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या हो गई? 20। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इससे आ जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड टर्म में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है।
नाउ अब we start with single commodity case. सिंगल कमोडिटी केस क्या कहता है? सबसे पहली बात, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब आपको याद होगा मैंने बोला था मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन, मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन। ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सही मतलब, कि मैं अपने बजट के अनुसार या मैं अपने प्राइस के अनुसार कितना मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन कर सकता हूँ। ठीक, तो सिंगल कमोडिटी केस में अ कंज्यूमर continues to consume till marginal utility of commodity in terms of money is equal to the price of the commodity that we are dealing with. Marginal utility in terms of money is equal to the price of the commodity that we are dealing with. अब ये हो गया जी टेक्निकल, बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज हो गया। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं। बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट। मुझे ये बताइए, जब किसी चीज से बेनिफिट ज्यादा होगा उसकी कॉस्ट से, क्या आप उसकी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है कॉस्ट से, कंजम्पशन बढ़ाएंगे या कम करेंगे भूमिका? सर इंक्रीज करेंगे। ग्रेट। अगर बेनिफिट कॉस्ट के बराबर है तो क्या मैं कंजम्पशन को कंटिन्यू रखूंगा या स्टॉप कर दूंगा? मैं कंजम्पशन को इस केस में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि भले ही कोई नुकसान नहीं हो रहा या ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा, बट नुकसान तो नहीं हो रहा ना, मुझे एक्स्ट्रा कंज्यूम करने को मिल ही रहा है। तो कंजम्पशन यहाँ पे कंटिन्यूड रहेगी। लेकिन जब किसी चीज में कॉस्ट ज्यादा होगी उसके बेनिफिट से, क्या आप उस चीज को कंज्यूम करोगे? नहीं करोगे। उस केस में आप उसकी कंजम्पशन को कम कर दोगे। क्लियर है ये बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस? ये मैंने क्यों समझाया, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। उद्भव क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब ये बताइए, कंज्यूमर के लिए किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है? जितने का वो प्राइस है गुड का, वही उसके लिए कॉस्ट है। कोई भी प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट क्या है कंज्यूमर के लिए? जितना भी प्राइस वो उसके लिए पे कर रहा है, दैट इज दी कॉस्ट। ठीक। बेनिफिट क्या होगा किसी भी गुड के लिए, किसी भी कंज्यूमर के लिए बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट मतलब वो सेटिस्फाइड है, वो चीज उसको सेटिस्फैक्शन दे रही है। क्या मैं कह सकता हूँ सेटिस्फैक्शन मतलब यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी, जो भी यूटिल्स में मिल रही है वही उस कमोडिटी का बेनिफिट है। करेक्ट? कोई डाउट अभी तक? यस। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, क्या मैं लीटर को केजी से कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं मीटर्स को केजी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग यूनिट्स है मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे है प्राइस और यहाँ पे है मार्जिनल यूटिलिटी जो यूटिल्स में है।
दोनों तरफ अलग अलग यूनिट्स हैं, दोनों को कंपेरेबल बनाने के लिए, आई रिपीट, दोनों को कंपेरेबल बनाने के लिए क्या दोनों तरफ सेम यूनिट्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, करेक्ट। दोनों तरफ सेम यूनिट्स होनी चाहिए। ये है प्राइस, ये है मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स। क्या मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए डेफिनेटली। तो बेनिफिट क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये हो गया बेनिफिट। और कॉस्ट क्या हो गई? प्राइस। भूमिका, क्या अब ये दोनों चीजें कंपेरेबल हैं? Yes, sir. करेक्ट। कोई डाउट इसमें अभी तक दीपांशी? No, sir. ठीक है, तो इधर हो गया बेनिफिट, इधर हो गया कॉस्ट। अब सिंपल है, जैसे मैंने बेनिफिट कॉस्ट का कंपैरिजन किया पीछे, वही कंपैरिजन मैं इधर करूंगा, कंपेयरिंग द बेनिफिट विद द कॉस्ट। डू यू रिमेम्बर दैट प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट? हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करा था लास्ट क्लास में। उसमें मैंने एक assumption आपको बताया था, प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट। और एक और assumption आपको मैंने बताया था, marginal utility of money also remains constant। ये दोनों assumptions एक बार रजिस्टर में चेक करिए, आपने लिखी है या नहीं लिखी? लिखी है सबने? Yes. ठीक है। Yes, sir. ये दोनों assumptions को आपने याद में रखना है, क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे अगर ये assumptions को आप डिसरिगार्ड कर देंगे। प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये तो आपको पता ही है। वो मार्जिन यूटिलिटी का कर्व आपने बनाया था, दिस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। नाउ मूविंग अहेड, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट केस, let's say that this is the situation, बेनिफिट जो कंज्यूमर को मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन है, और जो कॉस्ट है वो प्राइस है। बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है। विल यू, और हाँ याद रहे यहाँ पे एक ही कमोडिटी की बात हो रही है, और दूसरी बात, मेरे को इतना पता है कि प्राइसेस कांस्टेंट है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, और इनकम भी कांस्टेंट है। अब मुझे ये बताइए, जब बेनिफिट ज्यादा होगा कॉस्ट से, तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा या कम होगा दीपांशी? Sir, increase होगा. करेक्ट, कंजम्पशन ऑफ एक्स इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे कंजम्पशन ऑफ एक्स इंक्रीज होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स राइज होगा या फॉल होगा भूमिका? Decrease होगा. डिक्रीज होगा, करेक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का फॉल होगा। ये जो पूरा फ्रैक्शन है, एम यू एक्स बाई एम यू एम में तो कोई चेंज आएगा नहीं, डिनोमिनेटर में कोई चेंज आएगा नहीं, न्यूमरेटर मेरा छोटा हो रहा है, तो पूरी फ्रैक्शन बढ़ेगी या गिरेगी उद्भव? जब न्यूमरेटर फॉल Sir, हो रहा है गिरेगी. तो फ्रैक्शन गिरेगी। तो एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स फॉल्स, एम यू एक्स बाई एम फॉल्स। एम यू एक्स बाई एम फॉल्स,
until it is equal to price of the commodity X। क्लियर है ये? यस ठीक है, एक बार इसको ऐसे समझिएगा, दिस इज MUX by MUM एंड दिस इज प्राइस। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस अपनी जगह से नहीं हिलेगा। MUX by MUM यहाँ पे है, एक्स से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, एक्स की कंजम्पशन बढ़ा दी, और जब मैं कंजम्पशन एक्स की बढ़ाऊंगा मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स फॉल होगा। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन में आप क्या टिक करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन प्राइस इधर, MUX बाय MUM इधर, MUX फॉल कर रहा है तो पूरा फ्रैक्शन फॉल करेगा। ये फ्रैक्शन फॉल करता रहता है, फॉल करता रहता है जब तक ये प्राइस के इक्वल नहीं आ जाता। प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस यहाँ का यहाँ रहेगा, ये MUX बाय MUM गिर गिर के यहाँ तक आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट इसमें? नो डाउट नहीं है तो इसको नोट करो फटाफट। कर लिया हो तो आगे बढ़े। Second case, marginal utility of commodity in terms of money is less than the price of the commodity. अब इस केस में बताओ, बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, सब चीजें रिवर्स कर देंगे, कंजम्पशन ऑफ एक्स फॉल होगा, और जैसे जैसे कंजम्पशन ऑफ एक्स फॉल होगा मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का बढ़ेगा, अगेन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब न्यूमरेटर अगर राइज होगा तो पूरा फ्रैक्शन भी राइज हो जाएगा, करेक्ट? एंड ये फ्रैक्शन तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो प्राइस के इक्वल नहीं आ जाता। ये सेकंड वाला केस क्लियर है? कोई डाउट सेकंड वाले केस में? नो सर। नो ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे। उन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक दो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, देन वील मूव ऑन टू दी सेकंड कमोडिटी केस। मैं बुक लेके आया बस, एक मिनट में। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, इस क्वेश्चन को नोट करना है। प्राइस पर यूनिट दे रखा है ₹6। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 2।
और ये टेबल है यूनिट्स कंज्यूम्ड 1 2 3 4 5 एंड यूनिट्स कंज्यूम्ड के बगल में है टोटल यूटिलिटी 20 35 47 51 51। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात यार, प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा बस। आप सीयूईटी के पेपर में ये मत सोचिएगा कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। ओके, डू नॉट बी इन दिस मिसकंसेप्शन कि 1 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो ओरिजिनली 3 मार्कर्स में पूछे जाते थे, बट आपको अब सॉल्व नहीं करना, आपको खुद कहीं रफ में सॉल्व करके उसके लिए आंसर चूज करना है। तो डोंट बी इन दिस मिसकंसेप्शन कि वो सिंपल सिंपल डेफिनेशंस और ये सब पढ़ के वो हो जाएगा। दीज न्यूमेरिकल्स कैन आल्सो बी देयर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि कौन से यूनिट पे, एट व्हाट लेवल ऑफ यूनिट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव। ठीक है, दिस यू हैव टू डू। ट्राई करो, आवाज निकाल लो, कर रहे हो ट्राई? भूमिका मैम, दीपांशी मैम। यस सर। सर सर डन। चैट बॉक्स में लिखना आंसर भूमिका। सर सिर्फ यूनिट लिखना था ना, हाँ, एट किस पे व्हाट अचीव होगी? लेवल ऑफ यूनिट इक्विलिब्रियम इज अचीव। आई थिंक भूमिका यू नीड टू रीचेक इट वंस। एक बार मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूँ, बाई चांस इसमें गलत ना हो। सर थर्ड ही होना चाहिए आई गेस। अक्सर मत बोलो। कोई नहीं, एक बार देखता हूँ, मैं देखता हूँ, अगर वही होगा तो एम यू
हाँ यार 30 होगा, करेक्ट। इसमें गलत दे रखा था, मुझे भी वही लग रहा था। थर्ड यूनिट पे ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा। दीपांशी उद्भव आया ये? मुझे नहीं आया। दीपांशी, सर मेरा थर्ड नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ दीपांशी, आपको फॉर्मूला क्लियर है, कंडीशन क्लियर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? हाँ जी सर। ये कंडीशन थी, करेक्ट उद्भव, ये कंडीशन क्लियर है। हाँ सर। तो अब हम पहले स्टेप क्या होगा, पहले मार्जिन यूटिलिटी का स्केड्यूल बनाएंगे, अलग से कॉलम बनाएंगे उसका। फिल करो जरा इसको, 20, 15, 12, 4, 0। और पहले मुझे बताओ इस टेबल में कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, ये है MUX। अब अगला क्या बनाना है, MUX अपॉन MUM। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है 2 रुपये, तो ये हो जाएगा 10, 7.5620। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। प्राइस दे रखा है कितना, 6 रुपये। ये प्राइस कांस्टेंट रहेगा, हर जगह 6 से लिख दो। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। और ये कहाँ पे है, थर्ड यूनिट पे। क्लियर हुआ? हाँ यस सर। सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें अभी प्रियांशी, तो सॉरी दीपांशी? नहीं सर। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाय ज्योति, ज्योति मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूँ, कॉल बैक करूँ? ठीक। हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन में गिवन है प्राइस ऑफ वन चॉकलेट इज ₹10, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 2, और ये यूनिट्स दे रखी हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा है। बहुत सिंपल है, जल्दी हो जाएगा। 36, 30, 20, 12, 4। चलो करो इसको। ओके भूमिका, आई जस्ट चेक विद अदर्स। ओके दीपांशी। सॉरी सर, गलत यूनिट लिख दी, ओके, सेकंड वाली लिखनी थी। उद्भव ने भी लिखी, ठीक है। तो देखो इधर, हम्म, ये है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। इसको इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। 18, 15, 10, 6, 2।
प्राइस है हर जगह 10, तो थर्ड यूनिट पे इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, you are at a Bhandara, you are served ice creams there free of cost. How many units of ice cream, being an addict, would you consume? इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। दिस क्वेश्चन इज ऑन अ लिटिल हायर एंड, कि थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा बढ़ाने के लिए। दीपांशी ने आंसर कर दिया है। भूमिका एंड उद्भव, प्लीज आंसर। उद्भव, आंसर आता है या कोई आइडिया नहीं लग पा रहा? नहीं लग पा रहा है। कोई बात नहीं। भूमिका एंड दीपांशी, बेटा इनकरेक्ट आंसर, बट लिसन हियर, कोई बात नहीं। देखो, what I am introducing is the concept of merit goods and non-merit goods. सुनिएगा, आपने यूजुअली क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है वो कम होती रहती है, करेक्ट? यही आपने पढ़ा है मार्जिन यूटिलिटी के लिए। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ मेरिट गुड्स, या फिर कह लो नॉर्मल गुड्स। If I talk about money, if I talk about currency, क्या ऐसा होता है कि ज्यादा पैसे कमाने के बाद लोगों का पेट भर जाता है और वो फिर ज्यादा पैसे की डिमांड नहीं करते? नहीं होता ऐसे। या फिर मैं अगर बात करूं अल्कोहल की, किसी भी चीज की जिससे तुम अगर एडिक्टेड हो, जितना आप उसका सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते रहोगे, जितना आप उसका एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते रहोगे, जो सेटिस्फैक्शन है एडिशनल वो बढ़ती रहेगी, बिकॉज यू आर एन एडिक्ट। तो नॉन मेरिट गुड्स में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज राइजिंग। व्हाई? बिकॉज यू आर एन एडिक्ट इन दैट केस। तो ये आइसक्रीम्स वाले केस में दी पर्सन इज कंज्यूमिंग इट एज एन एडिक्ट ऑफ आइसक्रीम। इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि वो एडिक्ट है। उसका मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। समझ आया है क्या मैंने बोला आपको? उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है,
because he is an addict of that commodity, alcohol, tobacco, sugar products. In cases में marginal utility is always rising. The desire, the greed for wealth accumulation, marginal utility is always rising. I hope I am making myself clear. Yes, sir. ठीक. अगर मैं यहाँ पे addict word को हटा दूं, how many units of ice cream would you consume? तब आप लिखोगे जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं हो जाती, जिसका मतलब क्या है, जब तक मेरी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं हो जाती, जब तक मैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी पे या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं कंज्यूम करूंगा। ये वाला आंसर तब आएगा जब मैंने मेंशन किया है दैट आइसक्रीम इज अ नॉर्मल गुड फॉर यू। आइसक्रीम के लिए आप एडिक्ट नहीं हो, कुछ भी नहीं। इस बात को बस थोड़ा सा ध्यान रखना कभी भी क्वेश्चंस करते समय। और ये आइसक्रीम वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट जब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के बोर्ड्स में होती थी, तब तक तो बहुत कॉमन होता था। नो। Next, what we discuss is the diamond water paradox. In case आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दो सीयूईटी के अलावा, सीए फाउंडेशन में ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा, वाटर डायमंड पैराडॉक्स 3 साल में एक बार रिपीट हो रहा है। इफ यू कैन सी दी पास्ट ईयर्स आल्सो, आपको नजर आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर डायमंड पैराडॉक्स और इवन इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दी वाटर डायमंड पैराडॉक्स वो पूछा गया है। ठीक है, अब चांसेस हैं दैट एनटीए कैन बोरो सम एस्पेक्ट्स फ्रॉम सीए फाउंडेशन, क्योंकि सीए फाउंडेशन वाले इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू बेस्ड पेपर बहुत टाइम से ले रहे हैं। सो इसीलिए इस चीज को आप इग्नोर मत करिएगा, जो भी मैं आपको उसमें बताऊं। अब ये वाटर डायमंड पैराडॉक्स एडम स्मिथ ने दिया था, वही कंफ्यूजन था मुझे, तभी शायद मैंने एडम स्मिथ आपको लिखवा दिया था उधर। क्या है वाटर डायमंड पैराडॉक्स, सुनिएगा। व्हाट इज असेंशियल टू सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए असेंशियल क्या है, वाटर या डायमंड? डेफिनेटली सर्वाइवल के लिए वाटर असेंशियल है, डायमंड इज नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइव। ग्रेट। पैराडॉक्स ये है कि सर्वाइवल के लिए वाटर ज्यादा असेंशियल है डायमंड से, लेकिन फिर भी पानी सस्ता है और डायमंड महंगा है, ऐसा क्यों? यही वाटर डायमंड पैराडॉक्स को मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाऊं वाटर के लिए, इधर मैं लिख दूं यूनिट्स कंज्यूम और यहाँ लिख देते हैं तुम्हारा ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर। जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा पानी कंज्यूम करूंगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हर एक सिप के बाद जो सेटिस्फैक्शन है मेरी कम होती रहेगी, इसीलिए उसका मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करता रहता है।
लेकिन डायमंड के केस में क्या होता है, जब मैं डायमंड्स कंज्यूम करता रहूंगा तो मेरा उससे जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता रहेगा। एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ता रहता है। पहले इतना, फिर ज्यादा डायमंड, फिर और ज्यादा महंगा डायमंड। तो ये है डायमंड के केस में मार्जिनल यूटिलिटी का हाल। तभी लोग विलिंग है उसके लिए पे करने के लिए। उनका जो बेनिफिट है, जो सेटिस्फैक्शन है डायमंड से, वो कहीं ज्यादा उनको मिल रहा है। उनकी एक यूटिलिटी को वो सर्व कर रहा है। आपको अगर याद हो, हमने फर्स्ट क्लास में यूटिलिटी के बारे में एक लाइन पढ़ी थी, यूटिलिटी डज नॉट मीन यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी। उसका यूजफुलनेस से कोई लेना देना नहीं है। यूटिलिटी का सिर्फ मतलब क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर डायमंड की ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। मार्जिनल यूटिलिटी वाटर का डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे रहता है, इसलिए उसका प्राइस कम रहता है डायमंड से। वाटर डायमंड पैराडॉक्स क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. कोई डाउट वाटर डायमंड पैराडॉक्स में किसी भी तरह का? नहीं सर। ठीक है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स एडम स्मिथ ने दिया था। ये चीज आपको फैक्ट्स में याद रखनी है। दिस वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। नेक्स्ट है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस सेकंड में ये प्रिपेयर किया था, ये जरूरी है आपको बताना है। नेक्स्ट इज दिस, the labor theory of value। ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है, इसको समझना है। या उधर हो जाओ। इट स्टेट्स दैट, बस ये लाइन लिख लीजिएगा, बाकी आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। इट स्टेट्स दैट price of a good reflected the amount of labor। प्लीज ये लाइन लिख लेना। Price of a good reflected the amount of labor and resources required to bring it to market। Smith believe diamonds were more expensive than water because they were more difficult to bring to market। डायमंड वाटर पैराडॉक्स इन दो तरीकों से समझाया गया है, एक मार्जिनल यूटिलिटी के हेल्प से और दूसरा लेबर थ्योरी के हेल्प से। मार्जिनल यूटिलिटी वाली थ्योरी क्या कहती है कि भैया एडिशनल सेटिस्फैक्शन एडिशनल डायमंड कंज्यूम करने से बढ़ती है, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा रहता है। पीपल आर विलिंग टू पे मोर फॉर इट। उनका जो वांट सेटिस्फैक्शन है डायमंड से ज्यादा है। और उसी चीज को लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दूसरे तरीके से आंसर करती है कि डायमंड को एक्सट्रैक्ट करना, उसमें लेबर बहुत ज्यादा लगता है, मुश्किल होता है माइन करना।
मार्केट तक लाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसका प्राइस ज्यादा है वाटर से, विच इज कंपेरेटिवली इजियर टू ब्रिंग इट टू द मार्केट। आई रिपीट, इट इज अबाउट डायमंड वाटर पैराडॉक्स। इसको दो अलग अलग एंगल से देखा गया है। पहला मार्जिन यूटिलिटी, दूसरा लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। क्लियर है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई एम लीविंग अभी इतना ही। नेक्स्ट क्लास मैं आपकी कल ही रखूंगा, और कल सेकंड कमोडिटी केस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन वेडनेसडे को न्यूमेरिकल्स इसके। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पहली बार में आपके बहुत सारे गलत होंगे, आपको मैं पहले से बता के चल रहा हूँ, तो डिसहार्टन नहीं होना, वो आपके गलत होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, डोंट वरी अबाउट इट। आई सी यू टुमारो। और सॉरी, हाँ 6 बजे अकाउंट्स का क्लास है अभी। 6 बजे, 5 बजे ओए, 5 बजे, 5 बजे अभी आपका अकाउंट्स का क्लास है। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा।